नमस्कार सभी को। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल के इस पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम चर्चा के लिए जो आप मेरे साथ शामिल हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग डॉट पेन रजिस्टर निकाल के बैठे, जल्दी से निकालिए डॉट पेन रजिस्टर, जल्दी जल्दी। इस प्रकार से ना मतलब देखिए मतलब आपका पढ़ाई के लिए बिल्कुल रजिस्टर डॉट पेन हाथ में होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ हम पढ़ने के लिए बैठे हैं। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये नाम से स्पष्ट हो गया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन क्या इससे पूर्व, इन खोजों से पूर्व, क्या कोई ये बता सकता था कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है? क्या किसी को जानकारी थी? बिल्कुल नहीं थी। कि मेंडल ने भी मुख्य रूप से जो खोज है कि मेंडल ने मुख्य रूप से ये बता दिया कि एक फैक्टर है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन वो कौन सा फैक्टर है, क्या है, ये नहीं बता पाए थे। क्या ह्यूमन में गैमेट्स के माध्यम से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच रहे हैं। उस गैमेट्स में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, यह भी वैज्ञानिक नहीं बता पाए थे। सबसे पहले 1928 में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ हो पाया था कि वास्तव में मुख्य रूप से डीएनए एक ऐसा पदार्थ है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, जिसकी प्रमाणिकता एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एवेरी मैक्लियोड के द्वारा और मैकार्टी के द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तुत की गई थी 1944 में। तो ग्रिफिथ ने मुख्य रूप से जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ के नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्रिफिथ का रूपांतरण का प्रयोग। यह ग्रिफिथ ने रूपांतरण का प्रयोग मुख्य रूप से जो किया था वह चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक दूसरे वैज्ञानिक थे हर्शे और चेज, इन्होंने ट्रांसडक्शन बाय बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट किया। ट्रांसडक्शन बाय बैक्टीरियोफेज द्वारा एक्सपेरिमेंट किया, और जिससे ये प्रूफ हो चुका कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का कार्य करते हैं, या जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। तो इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा जो एविडेंस प्रस्तुत किए गए थे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिए गए थे, तो वो कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हैं, उनको मुख्य रूप से एक एक करके आप और हम लोगों को पढ़ना है। तो कौन कौन से वैसे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे? देखिए, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था, क्या एक्सपेरिमेंट था, वह कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, यही लिख दीजिए। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, यानी रूपांतरण, ग्रिफिथ का रूपांतरण का प्रयोग। ग्रिफिथ का रूपांतरण का प्रयोग, ठीक है। तो ये पहला था, यहां से यहां तक का ये ब्रैकेट में। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वह हर्शे ट्रांसडक्शन बाय बैक्टीरियोफेज, क्लियर? एक्सपेरिमेंट ऑफ, किसका एक्सपेरिमेंट था?
experiment of Hershey and Chase। क्या ये जो ट्रांसडक्शन बाई बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? हर्शे एंड चेज नामक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा मुख्य रूप से इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। तो सबसे पहले ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे, ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया होता है, यह बैक्टीरिया निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। यह जो बैक्टीरिया है वह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इसकी दो प्रकार की कॉलोनीज को देखा। ये जो वैज्ञानिक थे, ग्रिफिथ वैज्ञानिक ने डिप्लोकोकस निमोनिया को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। तो कल्चर मीडियम में ग्रो कराने पर इन्होंने क्या देखा कि कुछ कॉलोनीज तो शाइनी टाइप की डेवलप हुई, स्मूथ डेवलप हुई, चिकनी डेवलप हुई, और कुछ कॉलोनियां जो बनती थी वह रफ टाइप की बनती थी। कैसी बनती थी? खुरदरी बनती थी, रफ बनती थी, खुरदरी बनती थी। तो इस आधार पर मुख्य रूप से वैज्ञानिक साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने यह पाया कि डिप्लोकोकस निमोनी की दो स्ट्रेन पाई जाती हैं। उन स्ट्रेन को जो शाइनी टाइप की कॉलोनीज बनाते थे, जो बैक्टीरिया या स्मूथ बैक्टीरिया जो कॉलोनी बनाते थे, उनको मुख्य रूप से एस टाइप का कॉलोनीज नाम दे दिया, या एस टाइप के बैक्टीरिया नाम दिया गया। एस थर्ड के नाम से जिनको जाना जाता था, किस नाम से? एस थर्ड के नाम से जाना जाता था। या इन्हें वायरुलेंट फेज कहा जाता था, क्योंकि यह उग्र अवस्था होती थी। यह रोग उत्पन्न करने का मुख्य रूप से कार्य करती थी। क्या? ये रोग उत्पन्न करने का मुख्य रूप से कार्य करती थी। दूसरी जो स्ट्रेन थी वह स्ट्रेन मुख्य रूप से आर सेकेंड कहलाई, यानी रफ थी। तो ये मुख्य रूप से रफ जो कॉलोनीज थी, रफ कॉलोनीज का मतलब है कि उसके चारों ओर कैप्सूल का लेयर नहीं पाया जाता था, इस कारण से ये रफ होती थी। जबकि एस थर्ड पर मुख्य रूप से क्या पाया जाता था? कॉलोनी के चारों ओर, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर पाई जाती थी जिसको कैप्सूल लेयर कहा जाता था। इस वजह से वह स्मूथ थी। कैसी थी? स्मूथ। तो वहां मुख्य रूप से किस रूप में बताया वैज्ञानिकों ने, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के लिए, तो उस पर सबसे पहले चर्चा मुख्य रूप से की जाती है। तो ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने 1928 में कब एक्सपेरिमेंट किया था? 1928 में मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट किया। 1928 में मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने दो स्ट्रेन देखी। कितनी स्ट्रेन को देखा? 2 स्ट्रेन। ये जो 2 स्ट्रेन देखी, इसमें फर्स्ट जो स्ट्रेन थी उस स्ट्रेन को एस टाइप या एस थर्ड स्ट्रेन नाम दिया गया, एस थर्ड, या इसको वायरुलेंट कहा गया, और हिंदी में क्या कहा जाता? उग्र स्ट्रेन। क्या? उग्र स्ट्रेन कहा गया। ठीक है। तो एस थर्ड, वायरुलेंट स्ट्रेन या एस टाइप स्ट्रेन, इस प्रकार से मुख्य रूप से सबसे पहली थी। दूसरी जो अवस्था थी, जो आर टाइप थी, या इसको आर सेकेंड स्ट्रेन कहा जाता है, या इसको नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन कहा जाता है, या इसको अनुग्र स्ट्रेन कहा जाता है, या इसको नॉन कैप्सूलेटेड, और इसको कैप्सूलेटेड स्ट्रेन कहा जाता है। ठीक है। ये ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने डिप्लोकोकस न्यूमोनी, कौन सी बैक्टीरिया की? डिप्लोकोकस
निमोनी की 2 स्ट्रेन देखी थी। तो स्वाभाविक है जब 2 स्ट्रेन देखी कि ये जो स्ट्रेन थी यह मुख्य रूप से इसमें पॉइजनस टॉक्सिन पदार्थ पाए जाते थे, जो रैट को मुख्य रूप से रैट पर एक्सपेरिमेंट किया था। विशेष ध्यान रखना, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा जो किए गए थे वह एक्सपेरिमेंट क्या थे? इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण का प्रयोग कहा था। क्या कहा था? रूपांतरण का प्रयोग कहा था। तो देखिए इनके द्वारा मुख्य रूप से क्या थी कि एक एक स्ट्रेन का मैं यहाँ थोड़ा सा वो इंडिकेट कर देता हूँ। ये इस प्रकार से थी बैक्टीरिया कॉलोनी, और स्वाभाविक है ये वाला जो बैक्टीरिया जो कॉलोनी थी ये इस प्रकार से थी। ठीक है, यानी ये स्मूथ होती थी कैप्सूल की उपस्थिति के कारण। कैसी? स्मूथ या शाइनी प्रकृति की होती थी, इस वजह से इसको एस स्ट्रेन कहा गया। और ये चूंकि रफ होती थी, ये कैसी होती थी? रफ होती थी, खुरदरी होती थी, इस वजह से इसको आर स्ट्रेन कहा गया। क्या नाम दिया गया? आर स्ट्रेन। इसके कैप्सूल लेयर में मुख्य रूप से आपको यदि बैक्टीरिया पढ़ा होगा, बैक्टीरिया वाली यदि वीडियो देखी होगी तो कैप्सूल लेयर पाया जाता है। कैप्सूल के कारण ये टॉक्सिजेनिसिटी शो करते, यानी विषैलापन शो करते, मार गिराने का कार्य करते, रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये आपको मुख्य रूप से बैक्टीरिया में बताया गया था। तो ये जब लेयर कैप्सूल लेयर पाई जा रही तो इस कारण से ये निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं, और चूंकि इसमें कैप्सूल लेयर नहीं पाई जाती तो ये निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की स्ट्रेन को देखा। तो आप और हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एस थर्ड स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन? एस थर्ड स्ट्रेन का बैक्टीरिया कैसा था? ये इस प्रकार का लेयर वाला। इसको इंजेक्ट इन रैट, रैट डाई। रैट क्या हो गया? मर गया। क्या हुआ? मर गया भाई। क्लियर? अब मुख्य रूप से क्या हुआ जब रैट मर गया? फिर दूसरे में मुख्य रूप से क्या हुआ? मैं इसको दूसरे कलर से मैं शो करूंगा। ये आर सेकेंड स्ट्रेन वाले थे। इनके जो बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया के चारों ओर लेयर नहीं पाई जाती थी, कैप्सूल लेयर नहीं पाई जाती थी। तो इनको इंजेक्ट इन रैट में इंजेक्शन के द्वारा मुख्य रूप से इंटर कराया। तो क्या हुआ? रैट लिविंग यानी जीवित रहा। रैट कैसा रहा? जीवित रहा। क्लियर? आपको समझ में आ रही कि नहीं? एस थर्ड स्ट्रेन को, एस थर्ड डिप्लोकोकस निमोनिया की एस थर्ड स्ट्रेन को जब रैट में इंजेक्ट कराया तो रैट की मृत्यु हो गई, यानी टॉक्सिन पदार्थ कोई ना कोई पाया जाता है जिसके कारण मुख्य रूप से रैट की मृत्यु हुई। अब मुख्य रूप से जब एस आर सेकेंड को एंट्री कराया इंजेक्शन के माध्यम से रैट में, तो मुख्य रूप से चूहों की मृत्यु नहीं होती, चूहे जीवित बने रहते हैं। चूहे कैसे बने रहे बच्चों? जीवित बने रहे। क्लियर? तो जब चूहे मुख्य रूप से जीवित बने रहे तो वैज्ञानिक के दिमाग खनका, ये क्या चीज है भाई? ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है कि यह मुख्य रूप से इनको मार गिराने का कार्य कर रहा है, इसको मार गिराने का कार्य नहीं कर रहा है? तो फिर क्या किया वैज्ञानिक ने? मुख्य रूप से एस थर्ड को हीट, गरम किया। क्या किया? 60 डिग्री सेल्सियस पर गरम किया, और गरम करने के बाद चूहों में प्रेषित कराया। तो चूहे मुख्य रूप से जो थे, रैट कैसे रहे? लिविंग, मतलब चूहे जीवित रहे। देखिए फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो इनका क्या था? ये। सेकंड क्या था? ये। थर्ड क्या था? ये। यानी कि एस थर्ड स्ट्रेन को
चूहों में इंजेक्ट कराया तो चूहे मर गए, यानी मृत अवस्था में आ गए। ठीक है, जब 8 सेकेंड को चूहों में इंजेक्ट कराया तो ये चूहे कैसे रहे? जीवित रहे। अब इसी एस थर्ड को 60 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराया। क्या गर्म किया? तो स्वाभाविक है, और गर्म करने के बाद चूहों में इंजेक्ट कराया तो चूहे जीवित रहते हैं, चूहे जीवित रहते हैं। तो ग्रिफिथ के दिमाग में ये क्या कि ये क्या कंडीशन है कि नॉर्मल कंडीशन में मुख्य रूप से एंट्री करा रहे हैं तो चूहे मर रहे हैं, और गर्म करा के करा रहे हैं तो मुख्य रूप से चूहे नहीं मर रहे, यानी कि उनकी टॉक्सिसिटी समाप्त हो रही है। फिर मुख्य रूप से अगला एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने? अगला एक्सपेरिमेंट किया कि 8 सेकेंड प्लस एस थर्ड, जिसको हीट किया जा रहा है, क्या हीट किया जा रहा है, और उसको जाकर इंजेक्ट कराया, इंजेक्ट इन रेड। तो जब आर सेकेंड और एस थर्ड जो गर्म किया हुआ है हीट, मैं इसी वजह से अलग अलग कलर से कर रहा हूं, किसी तौर पर देख रहे होंगे, तो इनको चूहों में एंट्री कराया इंजेक्शन के माध्यम से, तो चूहे जो थे रेड डाइस मर गए। तो ग्रिफिथ वैज्ञानिक का दिमाग बिल्कुल खनक गया। ये क्या कंडीशन हुई भाई कि इस स्थिति में चूहों को जब प्रवेश कराया जा रहा था तो चूहों की मृत्यु हो रही, जब आर सेकेंड स्टेन को चूहों में प्रवेश कराया जा रहा था तो वह मुख्य रूप से जीवित अवस्था में रहे। किस अवस्था में रहे? जीवित अवस्था में। एस थर्ड को 60 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके गर्म करके मुख्य रूप से एंट्री कराया गया तो चूहे जीवित रहे। चूहे कैसे रहे? जीवित। लेकिन आर सेकेंड और एस थर्ड को हीट करके मुख्य रूप से इंजेक्ट कराया गया चूहे में, या चूहे में इंजेक्ट कराया गया तो चूहे की मृत्यु हो गई। तो निश्चित तौर पर दिमाग खनकेगा कि जब इसके कारण मृत्यु नहीं हो रही, इसके कारण मृत्यु नहीं हो रही, लेकिन दोनों को मिक्स करके मिलाया जा रहा है तो मुख्य रूप से मृत्यु हो रही है। तो मुख्य रूप से इसी एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ साइंटिस्ट ने मुख्य रूप से क्या नाम दिया? रूपांतरण का प्रयोग, यानी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट नाम दिया अपना। लेकिन यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक जो थे ये सिद्ध नहीं कर पाए थे, ये प्रूफ नहीं कर पाए थे कि ये कौन सा पदार्थ है जिसके कारण मुख्य रूप से इस प्रकार की स्थिति क्रिएट हो रही है। तो इसके लिए मुख्य रूप से जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो प्रस्तुत किया था कि डीएनए के माध्यम से ही मुख्य रूप से जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट इनके एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके मैकार्टी, मैक्लियोड और एवेरी नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1944 में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की प्रायोगिक प्रमाणिकता प्रस्तुत की। तो मुख्य रूप से इन्होंने क्या प्रस्तुत की? सबसे पहले जो एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी साइंटिस्ट थे, इन्होंने मुख्य रूप से एस थर्ड का जो हीटिंग कंडीशन थी उसको मुख्य रूप से उनके पदार्थों को अलग अलग किया कि उस बैक्टीरिया में जो जो पदार्थ पाए जाते थे, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को अलग किया, उन्होंने मुख्य रूप से जो पदार्थ थे डीएनए पदार्थ उनको अलग किया, और प्रोटीन को अलग किया। अलग करने के बाद मुख्य रूप से इन वैज्ञानिक ने अलग करने के, चलिए उसके द्वारा मैं बता रहा हूं, देखिए ये कंडीशन, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से साइंटिस्ट थे? एवेरी, मैक्लियोड, व
मैकार्टी, ये 3 वैज्ञानिक थे। इन 3 वैज्ञानिक ने सामूहिक रूप से 1944 में जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, जो 1928 में किया गया था, उसको रिपीट करके मुख्य रूप से प्रायोगिक प्रमाणिकता प्रस्तुत की कि ग्रिफिथ के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था बिल्कुल सही था और उनका डीएनए पदार्थ ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। इसके लिए मुख्य रूप से क्या किया, ये जो S3 हीटिंग फेज थी, कौन सी फेज थी, हीटिंग अवस्था, स्ट्रेन यानी कि गर्म किया गया था, तो उसको मुख्य रूप से उनके भागों को, उनके पदार्थों को, जो उसमें पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को मुख्य रूप से अलग किया। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए, मतलब ये पदार्थ, और ठीक है। अब इनको मुख्य रूप से क्या किया, ये जो R सेकेंड बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जा रहा था, R सेकेंड कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जा रहा था, उनमें मुख्य रूप से इन पदार्थों की एंट्री कराई गई। इसमें इसको कराई गई, एक में ये कराई गई और एक में इसको कराया गया। तो जब मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंटल इस प्रकार से किया गया, किसके द्वारा, एवेरी, मैकलियोड और मैकार्टी के द्वारा, तो कार्बोहाइड्रेट को R सेकेंड में मिलाया गया, प्रोटीन को R सेकेंड वाले बैक्टीरिया पर कल्चर कराया गया, उसमें मुख्य रूप से एंट्री कराई गई, डीएनए को इसमें R सेकेंड जो कल्चर किया जा रहा था डिप्लोकोकस निमोनिया, उनमें। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि वास्तविक तौर पर इन तीनों कल्चर मीडियम पर ग्रो कर रहे डिप्लोकोकस R सेकेंड की स्ट्रेन में से एक स्ट्रेन जो थी, वह स्ट्रेन मुख्य रूप से S3 स्ट्रेन के कैरेक्टर में डेवलप हो गई, S3 स्ट्रेन के कैरेक्टर में डेवलप हो गई, यानी कि S3 स्ट्रेन को मुख्य रूप से रेट में इंजेक्ट कराया जा रहा। अब कौन से, इसको विषय ध्यान रखना, इस स्ट्रेन को मुख्य रूप से किसमें, रेट में इंजेक्ट कराया जा रहा है, तो रेट की मृत्यु हो जाती है। क्या वैज्ञानिक ने क्या किया, इसको रेट में इंजेक्ट कराया, इसको रेट में इंजेक्ट कराया और इसको रेट में इंजेक्ट कराया। तो क्या देखा, क्या देखा गया कि यह जीवित रहा, यानी लिविंग कंडीशन में रहा, यह भी जीवित रहा और इस चूहे की मृत्यु हो जाती। तो वैज्ञानिकों ने इससे यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, वास्तव में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो मुख्य रूप से जिसके कारण क्या हुआ कि इनके जो विषैलेपन के जो जीन पाए जाते थे उस डीएनए पर, विषैलेपन के जीन पाए जाते थे उस डीएनए पर, तो उस विषैलेपन के जीन मुख्य रूप से R सेकेंड में पहुंचकर उसमें मुख्य रूप से वह लक्षण क्रिएट कर देते थे, जिसके कारण इस चूहे की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण इस चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो यह मुख्य रूप से इन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा 1944 में ग्रिफिथ के प्रयोग की प्रमाणिकता प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से क्या, ये ग्रिफिथ द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया और उसकी प्रायो प्रमाणिकता मुख्य रूप से मैकलियोड, मैकार्टी और एवेरी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट होता है जो ये सिद्ध करता है कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। क्योंकि स्वाभाविक है, यदि इसमें होता या इसमें होता तो मुख्य रूप से ये भी S3 स्ट्रेन के कैरेक्टर को शो करती, लेकिन ये डीएनए पर जो जीन पाए जाते थे टॉक्सिन के, डीएनए पर जो टॉक्सिन के जो जीन पाए जाते थे, जो विषैलापन उत्पन्न करते थे, जो निमोनिया रोग उत्पन्न करने का कार्य करते थे चूहे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी चूहों की, तो वो जीन किसमें पाएगा, डीएनए में। जब ये डीएनए मुख्य रूप से R सेकेंड में पहुंचे तो R सेकेंड के डीएनए से जुड़े, जिसके कारण से क्या हुआ कि
के ऊपर जो जीन पाए जाते थे वह जीन मुख्य रूप से इसमें रूपांतरण होकर इसको अपने जैसा बना लिया, R सेकेंड को अपने जैसा बना लिया, यानी एस थर्ड, यानी कि मुख्य रूप से क्या हुआ, एस थर्ड जैसे लक्षण मुख्य रूप से इसमें उत्पन्न हो गए। एस थर्ड जैसे लक्षण मुख्य रूप से इस पर उत्पन्न हो गए। जब एस थर्ड जैसे लक्षण उत्पन्न हुए तो जब इसको मुख्य रूप से एंट्री किसमें कराई गई, इंजेक्ट किसमें कराया गया, रेट में इंजेक्ट कराया गया। तो जैसे रेट में इंजेक्ट कराया गया तो उसमें मुख्य रूप से चूहों की मृत्यु हो जाती है। तो यह एक्सपेरिमेंट मुख्य रूप से ग्रिफिथ साइंटिस्ट के द्वारा मुख्य रूप से किया गया था। तो एक ये एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है, या दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वह कौन सा था, ट्रांसडक्शन बाय बैक्टीरियोफेज। ट्रांसडक्शन बाय बैक्टीरियोफेज। तो देखिए भाई, ट्रांसडक्शन बाय बैक्टीरियोफेज, यह एक्सपेरिमेंट हर्शे एंड चेज नामक वैज्ञानिक द्वारा मुख्य रूप से किया गया। सबसे पहले तो आपको बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है ये आना चाहिए। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं ये आना चाहिए। बैक्टीरियोफेज वे वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण उत्पन्न करते, बैक्टीरिया पर संक्रमण पैदा करने का कार्य करते, इन्फेक्शन पैदा करने का कार्य करते हैं, उनको मुख्य रूप से कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। उनको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ये वाला बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया पर संक्रमण पैदा करने वाले को, वे वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण पैदा करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले आप तो ये देख लीजिए। तो हर्शे और चेज जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बैक्टीरिया इकोलाई पर किया। सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सा बैक्टीरिया था, इकोलाई, इस्चीरिया कोलाई, इसका पूरा नाम होता है इस्चीरिया कोलाई। तो पूरा नाम आप लिख लें, इस्चीरिया कोलाई पूरा इसका नाम होता है। इस बैक्टीरिया को, ये जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया को मुख्य रूप से इन्होंने अलग अलग कल्चर मीडियम वाली प्लेट पर ग्रो कराया। एक कल्चर मीडियम ये था, ठीक है, दूसरा कल्चर मीडियम की प्लेट ये थी। ये जो कल्चर मीडियम की प्लेट जो है, इसमें मुख्य रूप से रेडियो एक्टिव, इधर लिखें पहले तो ब्लू खुली है, रेडियो एक्टिव P32 का कल्चर मीडियम डेवलप किया। इसमें जो रेडियो एक्टिव S35 का कल्चर मीडियम था इस वाले में, ये ठीक है। ये दो प्लेट थी कल्चर मीडियम की। इस कल्चर मीडियम में क्या था, रेडियो एक्टिव P32, और इसमें क्या था मुख्य रूप से S35। अब मुख्य रूप से क्या किया, इस इकोलाई को, ये जो इकोलाई है, इस इकोलाई को इसमें मुख्य रूप से ग्रो कराया। तो ग्रो एक जनरेशन तक नहीं, कई पीढ़ियों तक मुख्य रूप से इसमें वृद्धि होने दी इनकी। कई पीढ़ियों तक मुख्य रूप से इनको उगाया गया। कई पीढ़ियों तक हर्शे और चेज नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से इकोलाई को इन कल्चर मीडियम प्लेट पर मुख्य रूप से उगाया। तो यहां कल्चर मीडियम और लिखा जाए, कल्चर मीडियम प्लेट है ये दोनों। तो इन पर उगाया, कई जनरेशन तक मुख्य रूप से ये यहाँ ग्रो करती रही, वृद्धि करती रही, 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से कई पीढ़ियों तक वृद्धि की। वृद्धि करने पर मुख्य रूप से क्या देखा कि जो इनके द्वारा बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं, इनके द्वारा जो कॉलोनी इकोलाई की अन्य कॉलोनियां बन रही हैं, या इकोलाई के जो बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो उनमें मुख्य रूप से
जिस प्लेट के कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव S35 था, तो उनके बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिव S35 पाया गया, और जिनके बैक्टीरिया में ऐसे बैक्टीरिया जिनकी प्लेट पर रेडियो एक्टिव P32 था, तो उनके बैक्टीरिया में मुख्य रूप से P32 वाले बैक्टीरिया उत्पन्न हुए। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये हुआ, यानी इस मीडियम में जिनको कल्चर उगाया जा रहा था, तो उनमें मुख्य रूप से रेडियो एक्टिविटी सक्रियता कौन सी थी? S35 वाली। और इसमें कौन सी सक्रियता थी? P32 वाली थी। कौन सी सक्रियता थी? P32 वाली थी। अब मुख्य रूप से क्या किया गया? यहां ध्यान से सुनना कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने, हर्शे और चेस वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से क्या किया कि बैक्टीरियोफेज के माध्यम से इन प्लेटों को संक्रमित कराया गया। बैक्टीरियोफेज के माध्यम से, बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? इस प्रकार से, यदि आपको स्ट्रक्चर देखी होगी तो ये बैक्टीरियोफेज है। इस बैक्टीरियोफेज के माध्यम से मुख्य रूप से इसको संक्रमित कराया गया। इधर मुख्य रूप से यही दूसरा बैक्टीरियोफेज, इनको संक्रमित कराया गया। यानी कि इस बैक्टीरियोफेज को इस प्लेट पर पहुंचाया गया, इस बैक्टीरियोफेज को इस प्लेट पर पहुंचाया गया। तो जैसे ये पहुंचते तो बहुगुणन क्रिया के माध्यम से इनकी संख्या बढ़ जाती है। क्या? इन बैक्टीरियोफेज की बहुगुणन क्रिया के माध्यम से या द्विगुणन क्रिया के माध्यम से मुख्य रूप से क्या होती है? संख्या बढ़ जाती है। जब इन्होंने देखा कि वास्तव में कि इस रेडियो एक्टिव प्लेट के बैक्टीरिया को इस बैक्टीरियोफेज के द्वारा संक्रमित कराया गया, तो उसके प्रोटीन खोल में, इसके प्रोटीन खोल में मुख्य रूप से S32 रेडियो एक्टिविटी पाई गई। क्या? इसके प्रोटीन कोट में मुख्य रूप से क्या पाई गई? S32 रेडियो एक्टिविटी मुख्य रूप से देखने को मिली। पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लें कि मुख्य रूप से एक प्लेट के बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन में, भाई इसका जो लेयर होती है, ये जो लेयर होती है, ये वाली, ये लेयर कौन सी होती है? प्रोटीन लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? प्रोटीन लेयर, जिसको कैप्सिड कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? कैप्सिड कहा जाता है। और ये डीएनए है, सीधे सीधे क्या है? डीएनए। तो स्वाभाविक है कि इस कल्चर मीडियम में जो बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया गया, अर्थात इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली, तो उसके प्रोटीन कवच में, उसके प्रोटीन में मुख्य रूप से S32 पाया गया। क्या पाया गया? S32 मुख्य रूप से पाया गया, यानी S32 रेडियो एक्टिव तत्व उपस्थित था। पहली बात। दूसरी प्लेट के बैक्टीरियोफेज के डीएनए में, दूसरी प्लेट के बैक्टीरियोफेज के ये वाले डीएनए में, इसमें मुख्य रूप से P32 रेडियो एक्टिव था। P32 कौन सा? इस प्लेट पर जिन बैक्टीरियोफेज के द्वारा संक्रमण कराया गया था, क्या संक्रमण कराया गया था? उनके डीएनए में P32 रेडियो एक्टिव उपस्थित था। उनके डीएनए में P32 रेडियो एक्टिव उपस्थित था। अब मुख्य रूप से क्या हुआ? दोनों प्रकार की प्लेट पर उगने वाले बैक्टीरियोफेज को पृथक कर लिया। इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। भाई दोनों प्रकार की प्लेट पर, मतलब एक कल्चर मीडियम कैसा था? S35 वाला, एक कैसा था? रेडियो एक्टिव P32। इनके बैक्टीरियोफेज को अलग अलग कर लिया। क्या कर लिया? इनके बैक्टीरियोफेज, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? बैक्टीरियोफेज को मुख्य रूप से क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। बिल्कुल मुख्य रूप से जैसे दोनों प्लेट पर उगने वाले बैक्टीरियोफेज को अलग अलग किया गया, फिर इसके बाद सामान्य कल्चर मीडियम वाली प्लेट पर उगने वाली बैक्टीरिया, क्या सामान्य कल्चर मीडियम प्लेट पर उगने वाले बैक्टीरिया पर इनको इन्फेक्टेड कराया गया, इनके द्वारा मुख्य रूप से संक्रमण कराया गया। तो क्या देखा गया?
तो वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से माध्यम में उगने वाले व्यक्ति पर संक्रमण कराया। तो अब चलिए मतलब ये मैं बता दूं, देखिए ये यहां ये जो थे वो देखिए, ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, इसमें क्या पाया जा रहा है, S35 रेडियो एक्टिव, RA मतलब रेडियो एक्टिव, और इसमें क्या पाया गया, इनके डीएनए में P32 रेडियो एक्टिव उपस्थित था। इनको अलग अलग कर लिया, इससे अलग अलग किया, तो फिर उसके बाद क्या किया गया कि सामान्य प्रकार की कल्चर मीडियम वाली प्लेट, सामान्य प्रकार की कल्चर मीडियम वाली प्लेट, तो सामान्य प्रकार की कल्चर मीडियम वाली प्लेट बना दी और इनमें जो सामान्य बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। दूसरी ये बना दी सामान्य प्रकार की, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये प्लेट जो पहले ली थी रेडियो एक्टिव P32 थी, ये जो ली थी वो S35 थी, इस वजह से ये नॉर्मल प्लेट पर कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। अब इसको इसमें संक्रमण कराया और इसके द्वारा इसमें संक्रमण कराया, ठीक है, संक्रमण कराया और कुछ समय बाद इन जीवाणुओं के तरल कल्चर माध्यम में लेकर इन जीवाणुओं को, जो इसमें जो जीवाणु डेवलप हुए, इनको मुख्य रूप से क्या किया गया, लिक्विड कल्चर मीडियम में लेकर हिलाया। तो जीवाणु की सतह पर मतलब बैक्टीरिया की सतह पर उपस्थित बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कवच हट गए। क्या, जब मुख्य रूप से इनके बैक्टीरिया और इनके बैक्टीरिया को अलग अलग लेकर मुख्य रूप से क्या किया गया, हिलाया गया। विशेष ध्यान रखें, लिक्विड कल्चर मीडियम में लेकर, किसमें लाया गया, लिक्विड कल्चर मीडियम में लेकर हिलाया गया। तो मुख्य रूप से क्या हुआ कि इन बैक्टीरिया की सरफेस पर जो बैक्टीरियोफेज पाए जाते थे, उनके चारों ओर का जो प्रोटीन लेयर जो था कैप्सिड, वह मुख्य रूप से क्या होता, हट जाता है। क्लियर ये, और मुख्य रूप से फिर क्या किया कि जैसे हिलाया तो सीधे सीधे मुख्य रूप से इसकी प्रमाणिकता प्रस्तुत की गई, सेंट्रीफ्यूज कराया गया। फिर क्या कराया गया, इसके सस्पेंशन जो प्राप्त हुआ था कल्चर मीडियम में हिलाने के फलस्वरूप मुख्य रूप से कवच हटा, तो इस प्रकार प्राप्त सस्पेंशन को सेंट्रीफ्यूज कराया। क्या प्राप्त सस्पेंशन को क्या कराया, सेंट्रीफ्यूज कराया। बिल्कुल ध्यान से सुनते चला, प्राप्त सस्पेंशन को हिलाया गया जब लिक्विड कल्चर मीडियम में इन बैक्टीरिया को, तो उनकी सतह पर उपस्थित बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज को क्या कहा जाता है, जीवाणु भोजी का प्रोटीन कवच हट गया, ठीक है, प्रोटीन लेयर मुख्य रूप से हट गई, और इस प्रकार प्राप्त सस्पेंशन को मुख्य रूप से क्या, सेंट्रीफ्यूज कराया। क्लियर, सेंट्रीफ्यूज करा दिया और जीवाणु पैलेट और जीवाणु भोजी प्रोटीन सुपरनेटेंट के रूप में प्राप्त हुए। मतलब सीधे सीधे ये कहा गया कि ये जो मुख्य रूप से जीवाणु भोजी डीएनए और प्रोटीन के रूप में प्राप्त हुए, तो इनका जब आकलन किया गया तो मुख्य रूप से क्या देखा गया कि इसका आकलन हुआ पहले, फिर इसका आकलन हुआ, तो क्या देखा गया कि मुख्य रूप से ये जो बैक्टीरिया जो थे, फर्स्ट जो निष्कर्ष निकाला वैज्ञानिक हर्षी और चेज ने, के रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज से संक्रमित कराने वाले, यानी कि ये कौन सा था, S32, देखिए सॉरी S35 ये लिखा हुआ है क्लियर, इन रेडियो एक्टिव बैक्टीरिया द्वारा इनको संक्रमण कराया गया था और इनके द्वारा इनको संक्रमण कराया गया था। तो जब निष्कर्ष निकला तो S35 रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज से संक्रमित कराने वाले जीवाणु में रेडियो एक्टिव सक्रियता नहीं पाई गई। इन जीवाणुओं में जो इस प्लेट पर जीवाणु डेवलप हो रहे थे, उनके अंदर रेडियो एक्टिव सक्रियता नहीं पाई जाती है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, रेडियो एक्टिव सक्रियता नहीं पाई गई, रेडियो एक्टिव सक्रियता नहीं पाई गई। किसमें, ऐसे सामान्य बैक्टीरिया की जो कल्चर मीडियम प्लेट थी जिसको इसके द्वारा संक्रमित कराया गया था, उसमें रेडियो एक्टिव सक्रियता नहीं पाई गई। जब निष्कर्ष निकाला गया, जब
मतलब जो निष्कर्ष निकाला गया, निष्कर्ष निकला, इसमें लिखे मुख्य रूप से रेडियो एक्टिव सक्रियता पाई जाती थी। इसमें जो P32 के द्वारा मुख्य रूप से इन्फेक्टेड कराया गया था, तो उनमें मुख्य रूप से P32 रेडियो एक्टिव सक्रियता पाई गई। मतलब इन जीवाणु या बैक्टीरिया में P32 रेडियो एक्टिव सक्रियता पाई गई। अब वैज्ञानिक का दिमाग खनका, क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है, ये सामान्य प्लेट थी, ये नॉर्मल प्लेट थी। इन नॉर्मल प्लेट पर मुख्य रूप से इस बैक्टीरियोफेज के द्वारा संक्रमण कराया गया और इस नॉर्मल प्लेट पर इस बैक्टीरियोफेज के द्वारा संक्रमण कराया गया। तो स्वाभाविक है कि इसके प्रोटीन कवच में मुख्य रूप से S35 रेडियो एक्टिव पाया जाता था और इसके डीएनए में P32 रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता था। तो स्वाभाविक है कि द्विगुणन के दौरान मुख्य रूप से सिर्फ डीएनए ही भाग लेता है लक्षणों को स्थानांतरण करने का। ये प्रोटीन कवच है, वो प्रोटीन कवच तो बाहर ही रह जाता है। और जबकि इसके प्रोटीन कवच में जिसको कैप्सिड कह रहे हैं, उस प्रोटीन कवच के कैप्सिड में मुख्य रूप से ये S35 रेडियो एक्टिव तत्व पाया गया था। इस कारण से इन जीवाणुओं में रेडियो एक्टिव सक्रियता नहीं पाई गई। इन जीवाणुओं में क्या नहीं पाई गई? रेडियो एक्टिव सक्रियता नहीं पाई गई। लेकिन इन जीवाणुओं में रेडियो एक्टिव सक्रियता क्यों पाई गई? क्योंकि वास्तविक तौर पर इसके डीएनए में मुख्य रूप से रेडियो एक्टिव तत्व P32 पाया जाता था। जब इसके डीएनए मुख्य रूप से इनके डीएनए में जाकर पहुंचे, तो मुख्य रूप से इन्होंने इनके कैरेक्टर को ट्रांसफर कर दिया। ये डीएनए अपने लक्षणों को स्थानांतरित कर रहा है अगली पीढ़ी में। भाई स्वाभाविक कल्चर मीडियम में क्या बैक्टीरिया ग्रो की कॉलोनी बनी होंगी, तो प्रत्येक बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कॉलोनी बनी। तो जैसे ही इसके द्वारा संक्रमित कराया गया था तो उनके अगले बैक्टीरिया में मुख्य रूप से रेडियो एक्टिव सक्रियता पाई जाती थी, वो भी कौन सी? P32 वाले फास्फोरस के। और स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से इस कारण से ये बताया गया कि इसके डीएनए ने अपने लक्षणों को इसमें समाहित कर दिया, यानी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य कर दिया। तो इस कारण से बताया गया कि हर्षे-चेज के एक्सपेरिमेंट द्वारा कि डीएनए ही एक ऐसा आनुवांशिक पदार्थ है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ, जरा वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इसका, ठीक है। तो इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट और हर्षे-चेज के एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वह ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट था, जबकि हर्षे-चेज का जो एक्सपेरिमेंट था वह ट्रांसडक्शन बाय बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट था। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध होता है कि वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है, अर्थात जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। अर्थात पेरेंटल कैरेक्टर को गैमेट्स के माध्यम से यह डीएनए ही मुख्य रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का कार्य करता है। अब स्वाभाविक है आपके मन में ये संकुचित प्रवृत्ति की तो है, मुझे लगता है। देखिए एक के चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि झाइयां बिल्कुल आ रही हैं, अभी भी देखो उम्र है अभी 16-17 साल की, और मुख्य रूप से यानी कुछ सोच रहा है भाई बच्चा क्या सोच रहा है। तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से क्या है कि मैं आपकी बता दूं कि प्रोकैरियोटिक कोश सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन यही डीएनए यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में डीएनए के रूप में नहीं, क्रोमोसोम्स के रूप में पाया जाता है, अर्थात डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाता है। तो स्वाभाविक यही कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर मुख्य रूप से कि यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। यही क्रोमोसोम मुख्य रूप से उन लक्षणों के जीन को धारण किए रहते हैं, देखिए अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि मुख्य रूप से कि आनुवांशिक पदार्थ में कौन से लक्षण होना चाहिए जिसके कारण हम उसको आनुवांशिक पदार्थ कह सकते हैं।
कहते हैं ना कि अरे ये व्यक्ति क्या, ऐसे व्यक्ति में कौन से लक्षण है कि जिसको मैं अच्छा कहूं क्या? तो यही चीज है कि आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल में कौन से कैरेक्टर होना चाहिए जिसके कारण मुख्य रूप से उसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाए। तो सबसे पहला कौन सा था? सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए, रेप्लिकेटेड होना चाहिए, यानी कि स्वदोगुणन करके। तो इसमें बताया गया स्वदोगुणन करके मुख्य रूप से क्या हुआ कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ट्रांसफर हुआ। क्लियर? पहली चीज तो मुख्य रूप से ये बताई गई थी कि नहीं। दूसरा मुख्य रूप से कि अभी मैंने कहा कि डीएनए या क्रोमोसोम्स उन लक्षणों के जीन धारण किए रहते हैं, उन लक्षणों के जीन धारण किए रहते हैं, अर्थात ये कहा जाता है कि क्रोमोसोम्स या डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को धारण किए रहते हैं, ये लक्षण होता है। दूसरा तीसरा मुख्य रूप से क्या कि इन पदार्थों की विशेषता है कि उत्परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए। इन पदार्थों में उत्परिवर्तन की क्षमता होना चाहिए जिसके कारण एक जनरेशन से अगली जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन जाने पर आगामी समय में लाखों करोड़ों वर्षों बाद एक नई पीढ़ी का विकास हो सके। तो ये आपके दोनों एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये प्रमाणिकता शो होती है, प्रूव होती है, एविडेंस, इन दोनों एविडेंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के माध्यम से कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब ये तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ हो गया। अब जो अगला जो पार्ट आएगा, क्या अगला जो पार्ट आएगा, जो पार्ट नंबर 3 होगा, उसमें आप और हम लोग डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर, डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट जिसने पहले नहीं ले पाया था।